हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस नए वीडियो में आपको बता दें, सेट तीसरे का ये तीसरी वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की दो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन के सभी हल बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपको क से देखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर का है, चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की गुणात्मक व्याख्या कीजिए। दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर अब आप लोग देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो चलिए देखिए इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमने चित्र बना रखा है और ये सेम चीज़ें क्वेश्चन भी लिख रखा है। ठीक है, तो पहले इसमें पूछा क्या था, चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की गुणात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखेंगे, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर चालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। आपने अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति की होंगे, तो आप लोग देखे होंगे एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये किसके बराबर था, वी अपॉन आई के बराबर था। ठीक है, ये आपको बता दें, ये डायरेक्टली फार्मूला लिखा गया, और कहाँ से लिखा गया ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये जो लिखा गया है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की जब उत्पत्ति किया जाता है तो लास्ट में ये अनुपात होता है। ठीक है, तो वहीं से ये लिखा गया है। तो देखिए, v अपॉन आई जो होता है r के बराबर होता है, और ये सेम चीज़ है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होगा, ताप बढ़ने पर n तथा टाउ का मान क्रमशः बढ़ता तथा घटता है। ठीक है, n और टाउ का मान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन टाउ का मान n की तुलना में काफ़ी अधिक घट जाता है। टाउ का जो मान होता है वह n की तुलना में काफ़ी अधिक घट जाता है, जिससे r का मान बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, r का मान बढ़ जाता है तो इसका यहाँ पे एक फार्मूला जो होता है, फार्मूला आप देखेंगे, फार्मूला जो होगा r बराबर आर नॉट। ठीक है, R1 बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो ये फार्मूला है, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, जहाँ अल्फा जो है प्रतिरोध ताप गुणांक है। अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। अब देखिए, दिए गए परिपथ में धारा का मान पूछा था, तो यहाँ पे क्या पूछा है, दिए गए परिपथ में धारा का मान। तो धारा का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालना होगा, देखिए, कुल विद्युत वाहक बल। तो देखिए ई तीनों में है, तो यहाँ पे ये तीनों देखें तो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पे कुल जो विद्युत वाहक बल होगा, 3 बार ई लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3E। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो देखिए ये भी आर आर आर। ठीक है, श्रेणी क्रम में तो सीधा इसका देखिए 1 2 3, 3 आर ये हो जाएगा और 1 ये आर। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग देखेंगे, दिए गए परिपथ में धारा का मान, कुल विद्युत वाहक बल 3 हो जाएगा और कुल प्रतिरोध R प्लस 3R। ठीक है दोस्तों, अब परिपथ में जो धारा होती है I बराबर V अपॉन R होता है, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल लगा है, इसलिए 3E अपॉन कुल प्रतिरोध क्या है, R प्लस R। ठीक है, तो परिपथ में धारा का मान ये होगा। अब अगर अधिकतम धारा निकालना है, अधिकतम धारा का मान निकालना है, तो यहाँ पे जो आंतरिक प्रतिरोध का मान होगा बाह्य प्रतिरोध के मान से बहुत कम होगा। तो बहुत कम होने के कारण स्मॉल r को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, 0। तो यहाँ 0 से गुणा करेंगे तो ये केवल r ही बचेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम 0 रखेंगे, ठीक है, r का मान, तो ये 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे केवल बचेगा r। तो अधिकतम धारा का मान जो होगा 3E अपॉन R। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर था। देखिए, आप इसको पढ़ के लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, 24 में सॉरी। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। धारा अवयव डेल्टा XI मूल बिंदु पर स्थित है।
अवयव में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। अवयव के कारण y अक्ष पर 0.5 मीटर दूर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, दिया गया डेल्टा x बराबर 1 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका भी हल देखते हैं। तो देखिए बायो सेवर्ट का नियम लिखना है। तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर, ठीक है, किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B का मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए ये चालक तार है, तो चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो पहला आप समझिए, पहला जो होगा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, आप शॉर्ट में समझे तो ये पहला लिखेंगे, चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा इसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती और चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए अल्पांश लंबाई dl से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण थीटा की ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद बिंदु P से यहाँ पे दूरी जो होगी r होगी। ठीक है, डेल्टा एल से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे। तो आप लोग ये देखिए, यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा B अनुक्रमानुपाती I। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती। ठीक, तो डेल्टा B जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा डेल्टा एल के। तीसरा पॉइंट, यह बिंदु P को अल्पांश डेल्टा एल से मिलने वाली रेखा तथा अल्पांश डेल्टा एल के बीच बने कोण थीटा की ज्या साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा B जो होगा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ये देखिए 3 समीकरण। चौथा देखिए, यह अल्पांश लंबाई डेल्टा एल और बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बट्टे में, तो यहाँ पे डेल्टा B होगा 1/r के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उपरोक्त चारों समीकरणों को संयुक्त किया गया। तो यहाँ पे I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए लिखा गया। अब जैसे ही अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा, एक नियतांक लगेगा μ0/4 ठीक है, तो यहाँ पे μ0/4 बाकी चीज़ें सेम है। तो यही बायो सेवर्ट का नियम है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यही बायो सेवर्ट का नियम है। तो इतना करना था। इसके साथ अभी देखिए और भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा, धारा अवयव डेल्टा xi मूल बिंदु पर स्थित है, अवयव में 10 एम्पीयर की धारा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग हल देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है अवयव में 10 एम्पीयर की धारा। तो विद्युत धारा I बराबर 10 एम्पीयर है। अवयव के कारण y अक्ष पर 0.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया है 0.5 जो दिया दूरी दिया है तार से। ठीक है, तो ये दिया है 0.5 मीटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, दूर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण क्या होगा। ठीक, डेल्टा x का मतलब अल्प खंड का मान दिया है, अल्प अवयव का मान डेल्टा x बराबर दिया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से गुणा कर देंगे। अब देखिए थीटा बराबर यहाँ पे 90 रखते हैं, तो बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक, बायो सेवर्ट का नियम क्या है, तो μ0/4 I डेल्टा x, इसकी जगह चाहे डेल्टा x क्वेश्चन में दिया था इसलिए डेल्टा एल नहीं, यहाँ पे dl या डेल्टा एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए μ0/4 का मान होता है 10⁻⁷। याद रखेंगे μ0/4 का मान होता है 10⁻⁷। ठीक है, I का मान देखिए 10 दिया है। डेल्टा x का मान है 1 × 10⁻²।
साइन थीटा, तो साइन 90, ठीक है। थीटा का मान कितना है 90। अब देखिए आर स्क्वायर, आर का मान देखिए कितना दिया 0.5, तो इसको हम स्क्वायर करने के लिए 2 बार गुणा में लिख देंगे। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ये बढ़ाएंगे, उसके बाद दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ये बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब यही सब को हमने यहाँ लिख दिया। बाकी देखिए 7 2 9, ठीक है, और एक ये बचा हुआ, तो एक ये 10 की घात 1, और ये साइन 90 का मान 1, तो इसलिए ये पूरा एक ही रहेगा, ठीक है, उतना ही रहेगा। अब देखिए 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, ठीक, 25 चौक 100। तो इसका आंसर जो आएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 × 10 की घात -8 टेस्ला, ये इसका आंसर होगा, ठीक दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या है ये आप लोग देखिए। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सामान्यतः नैज अर्धचालकों के अपमिश्रण का क्या उद्देश्य है। वैसे आंसर तो सिर्फ इसका इतना है कि यहाँ चालकता बढ़ाना, ठीक है, चालकता को बढ़ाना ये उसका उद्देश्य है। नैज अर्धचालकों के अपमिश्रण का उद्देश्य चालकों को चालकता बढ़ाना है, ठीक। फिर पीएन संधि डायोड के अग्र एवं पश्च अभिनति की दशा में अभिलक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए वांछित प्राप्त परिपथ आरेख दर्शाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आप लोग आंसर देखेंगे। तो देख सकते हैं इसका आंसर, सामान्यतः नैज अर्धचालकों के अपमिश्रण का क्या उद्देश्य है। तो नैज अर्धचालकों का अपमिश्रण का उद्देश्य है उनकी चालकता को बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पूछा है पीएन संधि डायोड के अग्र एवं पश्च अभिनत की दशा में अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है, अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए वांछित आरेख, मतलब आरेख पूछा तो ये आप समझेंगे। तो अग्र अभिनत बता देंगे। अग्र अभिनत क्या होता है, जब पीएन संधि डायोड के, ये पीएन संधि डायोड है, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, जब पीएन संधि डायोड में, ये पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो यह संधि अग्र अभिनत कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो पी को प्लस से और एन को माइनस से जोड़ देते हैं, तो यह अग्र अभिनत कहलाती है। अब देखिए डॉट डॉट जो यहाँ पे डॉट है, जो यह दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे जो होल दिख रहा है इसको कोटर बोलते हैं या होल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा था आपसे दशा में अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है, तो याद रखिए धारा और वोल्टेज के बीच खींचा गया वक्र ही, ठीक है, उसका अभिलाक्षणिक वक्र होता है। तो इसको थोड़ा से आप समझेंगे, वोल्टेज V और धारा के बीच खींचे गए वक्र को, वोल्टेज V और धारा I के बीच खींचे गए वक्र को अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला आंसर इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मेन तो यही आंसर था, ठीक, ये चित्र बनाना। अब देखिए उत्क्रम भी बोला है, तो उत्क्रम का भी आप समझ लीजिए। उत्क्रम क्या होता है, तो पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, उसमें आपने देखा कि पी क्षेत्र को प्लस से जोड़े हैं और एन क्षेत्र को माइनस से, लेकिन इसमें उत्क्रम में इसका उल्टा करेंगे। उत्क्रम का मतलब उल्टा, तो यहाँ पे पी क्षेत्र को ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को प्लस से जोड़ देते हैं, तो इस संधि को उत्क्रम अभिनत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, तो V और I के बीच ग्राफ, ठीक है, तो V I के बीच ग्राफ आप लोग देख सकते हैं। ये उत्क्रम अभिनत में अभिलाक्षणिक वक्र है और ये अग्र अभिनत में अभिलाक्षणिक वक्र है। तो इसका आंसर बहुत आसान था और छोटा था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर घ, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है, स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण की परिघटना समझाइए, स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन प्रेरकत्व के मात्रक, ठीक। तो इसको भी मैं आपको दिखा दूं, ठीक, क्योंकि इसको मैं आपको बता दूं, इससे पिछले वाली वीडियो में मतलब दूसरे सेट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका आंसर आप लोग, ठीक है। इसको अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अथवा में से कोई एक ही क्वेश्चन करने होते हैं,
फिर भी हम आपको ये दिखा रहे हैं, आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए वीडियो रोक के। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए, ये इसका मात्रक था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आप लोग अगला देखें जो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, तो देखेंगे हाइड्रोजन का उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्णक्रम कब होता है। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का बोला है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन कब होता है और अवशोषण कब होता है ये आप समझे। उत्सर्जन कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाती है तो वह अपनी कक्षा को छोड़कर, ठीक है, किसी अन्य कक्षा में चली जाती है, या कक्षा में चली जाएगी या कक्षा से चली आएगी, तो वही आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बाद अवशोषण। ठीक है, तो उत्सर्जन का आप लोग देखें, जब किसी परमाणु को उचित ऊर्जा मिलती है तो, ठीक है, वह ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, जब किसी परमाणु को उचित ऊर्जा मिलती है तो वह ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तथा वहाँ केवल 10⁻⁻60 सेकंड तक रुककर अपनी, ठीक है, वापस अपनी अथवा अन्य ऊर्जा अवस्था में लौटता है, तथा इन ऊर्जा स्तरों के अंतर की ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, देखिए अब ध्यान से आप लोग समझिए कि जैसे कोई मान लीजिए यहीं पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जैसे ये ऊर्जा पाएगा ये अपनी कक्षा को छोड़कर इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें। ठीक है, और जैसे ही ये इसमें आएगा तो ये केवल 10⁻⁻60 सेकंड तक ही रुकेगा, उसके बाद पुनः यह अपनी कक्षा में अथवा दूसरी कक्षा में वापस लौट जाएगा। तो जब यह लौटता है तो इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। ठीक है, ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है, और इस प्रकार जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होते हैं उसी को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है लैम्डा बराबर hc/E। ठीक है, आप लोग अब अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको आप लोग समझें। तो जब किसी विकिरण को, ठीक है, मतलब प्रकाश को किसी गैस से गुजारा जाता है तो गैस के परमाणु उन तरंग दैर्ध्यों के फोटॉनों को अवशोषित कर लेते हैं। फोटॉन का मतलब होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल। ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों को फोटॉन कहते हैं। तो देखिए जब किसी विकिरण को किसी गैस से गुजारा जाता है तो प्रकाश के परमाणु उन तरंग दैर्ध्यों के फोटॉनों को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे किसी भी गैस से, हवा से ही प्रकाश जाती है तो प्रकाश के कुछ जो ऊर्जा होती है उसमें क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगी, जिससे वे ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। ठीक है, वे ऊर्जा स्तर पा जाएंगे, अतः गैस से निर्गत प्रकाश में वे तरंग दैर्ध्य नहीं होती। ठीक है, गैस से जो निकलेगी प्रकाश उसमें तरंग दैर्ध्य नहीं होती है। इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए उत्तेजित अवस्था, ये मूल अवस्था है। मूल अवस्था से कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाएगा तो वह दूसरी कक्षा में जाएगा। ठीक है, उसके बाद वह पुनः आ जाएगा। तो ये इसका चित्र था और ये इसका चित्र। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन इसका आज का देखेंगे। दे ब्रोगली के द्रव्य तरंगों की परिकल्पना समझाइए। एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 6.7 × 10⁻21 जूल है। इससे संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोग हल देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका ये हल है।
ठीक। तो सबसे पहले आपको द्रव्य तरंगे बताना है या पदार्थ तरंगे इसी को बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, गतिमान द्रव्य कणों से, ठीक है, गतिमान द्रव्य कणों से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, एकदम छोटी सी परिभाषा आप लोग याद रखेंगे। गतिमान द्रव्य कणों से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। अब इन्होंने परिकल्पनाएं क्या की थी, इसमें पूछा है परिकल्पना को समझाइए, तो परिकल्पनाएं क्या की थी ये आप लोग समझेंगे। देव ब्रोगली के अनुसार, ठीक है, इनको जैसे पता चल चुका था, ठीक है, इनको पता था कि प्रकाश तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों में ही पाए जाते हैं। तो अर्थात प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति दोनों ही पाए जाते हैं, अर्थात प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होती है उसमें दो प्रकृति होती है, एक तो वह तरंग प्रकृति होगा और दूसरा कण प्रकृति। तो इसी के आधार पर आप लोग पढ़ते हुए किरण प्रकाश की, दूसरी तरंग प्रकाश की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके आगे भी इन्होंने क्या परिकल्पनाएं की थी उसको आप लोग सुनेंगे और जानेंगे। यहाँ से दोस्तों आप लोग समझेंगे, उन्होंने बताया, ठीक है, कि प्रकाश जो होता है कण के रूप में और तरंग के रूप में व्यवहार करती है। तो इनका ये मानना था, इसके आधार पर, ठीक है, इसको आधार मानकर सन 1914 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक दी ब्रोगली ने एक क्रांतिकार विचार प्रस्तुत किया। प्रस्तुत इन्होंने क्या किया कि प्रकाश की दो प्रकृति हो सकती है, तो यदि विकिरण में द्वैत प्रकृति है तो गतिमान कणों में भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यदि प्रकाश में द्वैत प्रकृति है, मतलब कण और तरंग के रूप में चल सकती है, तो वैसे ही गतिमान कणों में भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात गतिमान कणों को उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग के समान व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे प्रकाश के लिए उपयुक्त परिस्थितियां होती है, वैसे ही गतिमान कण के लिए भी उपयुक्त परिस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए उसने एक तर्क दिया कि सम्मित है। ठीक है, तर्क दिया कि प्रकृति सम्मित है, दोनों की मतलब प्रकृति सम्मित है। जैसे प्रकाश है उसमें भी कण प्रकृति होती है और तरंग प्रकृति, वैसे इन्होंने बताया गतिमान कणों में भी समान है। ठीक है, अतः द्रव्य और ऊर्जा का भी सम्मित लक्षण होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इसी प्रकार द्रव्य और ऊर्जा, ठीक है, इसी से निकल के आया उसके बाद आइंस्टीन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लैम्डा बराबर h/p, h तरंगदैर्ध्य है, ठीक है, दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है, h फोटॉन की ऊर्जा और p संवेग है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर था। अब देखिए इनका जो मेन, आप अगर देखें कि इनकी परिकल्पना क्या थी, तो मेन परिकल्पना इनकी ये थी कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है तो गतिमान कणों में भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और इन्होंने कहा कि द्रव्य और ऊर्जा का भी सम्मित होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आप लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन ये दिया था, ठीक है, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा केवल दी है और आपसे पूछे इससे तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो देखिए गतिज ऊर्जा 6.7 × 10⁻21। ठीक है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा के बराबर 6.7 × 10⁻21 और ये देखिए प्लैंक। ठीक है, यहाँ पे h का मान जो होता है, तो h का मान याद रखेंगे 6.6 × 10⁻24 जूल सेकंड। उसके बाद न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, याद रखिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये सब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलो। ठीक है, दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h/रूट में 2m के। ठीक है, ये फार्मूला है, अब आपको मान रखना है। h का मान देखिए ये दिया है, वैसे ही रख दिए, 2 वैसे ही m का मान। ठीक है, तो mn ये देखिए 1.67 × 10⁻27। उसके बाद k का मान आप देख सकते हैं 6.7 × 10⁻21।
अब देखिए इसको मैंने वैसे ही उतार दिया। अब इसका अगर आप गुणा करेंगे, ठीक है, इसका टोटल गुणा करेंगे तो 22.378 ये आएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पे 27 माइनस 21, तो 27 और 21 ये हो जाएगा 48। उसके बाद देखिए ये जो होगा ये 373, ठीक है, लगभग 373 का वर्ग होगा। और ये 24, ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये 4.73 का स्क्वायर और यहाँ पे ये 24 को 2 बार, ठीक है, तो 24 का 2, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये ऊपर गया तो ये प्लस में होगा। जब यहाँ से इसको काटेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे दशमलव हटा के काटते हैं तो ये आता है 1.395। 34 में से 24 जाएगा 10 की घात -10। आप या तो ये आंसर लिख सकते हैं, यहाँ इसे अगर लिखेंगे तो मीटर में लिखेंगे और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो देखिए 10 की घात -10 को लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य बराबर 1.395 एंगस्ट्रॉम, ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर आया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो होती है 25 से 26 27 मिनट की, लेकिन इसमें 2 से 3 घंटे की मेहनत होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत समझ में आ रही है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।